नमस्कार, मैं राजकुमार। राव आईएएस की एक्सप्लेन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जातिगत जनगणना। ये टॉपिक हमारी सीरीज में नया है। जातिगत जनगणना, जातीय जनगणना बोलो, जाति जनगणना बोलो, या जातिगत जनगणना बोलो, या कास्ट सेंसस बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो जो आपका मन करे। हमारी सीरीज में ये टॉपिक नया है, पहली बार लिया जा रहा है, लेकिन भारतीय राजनीति में और भारतीय समाज में ये टॉपिक बहुत पुराना, हजारों साल पुराना। तो आज इस टॉपिक की बारीकियों को समझेंगे। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में इसका क्या महत्व है, क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हो तो आपको दो चीजों पर ध्यान देना होगा। पहली चीज है सिलेबस। तो जीएस 1 में, सामान्य अध्ययन पेपर 1 में साफ तौर पर लिखा है भारतीय समाज, जनसंख्या और उससे संबंधित मुद्दे। यानी सिलेबस के लिहाज से ये टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा, क्या सवाल इससे बन सकता है? तो 2013 से अब तक कोई प्रत्यक्ष प्रश्न इस पर नहीं मिला। न जातिगत जनगणना पर मिला है, न नॉर्मल जनगणना। दो तरह की बात है, आपको याद रखना है। एक है जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, और एक है खाली जनगणना। दोनों में अंतर है, यानी दोनों समान नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है। तो प्रारंभिक परीक्षा में जनगणना, इससे सवाल पूछे जाते थे 2011-12 में, 13 में भी पूछे गए होंगे, लेकिन जाति जनगणना से कोई ऐसा सवाल पूछा नहीं गया, इसलिए हमने प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न यहां नहीं लिया है। लेकिन 2018 के मेंस में, मुख्य परीक्षा में सीधा प्रश्न है जाति व्यवस्था। प्रश्न क्या कहता है कि जाति व्यवस्था नई पहचान और सहयोगी रूप धारण कर रही है, इसलिए भारत में जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता। आपको टिप्पणी करनी है। आप हमसे कमेंट बॉक्स में ये पूछ सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए, क्या अप्रोच रखी जाए। अच्छा लगेगा हमको अगर आप एंगेज करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। मजा तभी आता है पढ़ने पढ़ाने में जब ऑडियंस और लेक्चरर दोनों के बीच में एंगेजमेंट हो, कनेक्ट हो, कांटेक्ट हो। तो यह सीधा सीधा प्रश्न 2018 में पूछा था। का मतलब है कि 2024 में आने वाले मुख्य परीक्षा में जातिगत जनगणना प्रश्न बनाने का एक आधार हो सकता है। अगर ये प्रश्न बनाने का आधार है तो हमको इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये जान लेते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि जाति किस चिड़िया का नाम है, ये जाति होती क्या है। दिल्ली जैसे शहरों में पढ़ने वाले 90s किड्स, 90 के दशक के लोग, और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों को नहीं पता है कि जाति क्या है। मैं बहुत से लोगों से दिल्ली में मिला हूं जो ये कहते हैं कि जाति क्या है हमको नहीं पता है। तो हम ये जानेंगे कि जाति क्या है, क्योंकि हमें जातिगत जनगणना पढ़नी है, जातीय जनगणना पढ़नी है, जाति जनगणना पढ़नी है। इसलिए हम जानेंगे कि जनगणना से क्या मतलब होता है। दूसरा हमारा जो पढ़ा होगा इस लेक्चर का वो होगा जनगणना क्या चीज है। फिर समझेंगे कि जातिगत जनगणना क्या है, जातिगत जनगणना का भारत में क्या इतिहास रहा है। फिर समझेंगे कि अब इसकी मांग हो क्यों रही है।
मांग या महत्व तो समझेंगे, जो भी कहना चाहो आप, कि जातिगत जनगणना का लोग, अगर कुछ लोग किसी बात का समर्थन करते हैं तो वो उसके पक्ष में तर्क देते हैं। तो जातिगत जनगणना की जो मांग कर रहे हैं वो इसके पक्ष में, इसके महत्व को रिफ्लेक्ट करने वाले क्या तर्क दे रहे हैं, ये समझें। सरकार विरोध कर रही है, तो वो सरकार विरोध क्यों कर रही है, तो वो विरोध क्यों कर रही है, इसके कारण जानेंगे। उसका अपना तर्क है, उसका अपना आधार है किसी चीज को मना करने की। आप किसी चीज को हाँ करते हो तो उसके पक्ष में तर्क देते हो, आप किसी चीज को ना करते हो तो आप अपने पक्ष में तर्क देते हो। तो हर पक्ष अपने पक्ष में तर्क देता है, ये यहां है। तो इस आज के वीडियो में हमारा जो कवरेज है वो इन बिंदुओं पर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जानते हैं जाति क्या है। यूं तो जाति की कोई निश्चित और एक परिभाषा नहीं, कोई वैध परिभाषा नहीं है, यानी कोई सरकार ने किसी डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा हो कि जाति इस चीज का नाम है। जैसे है ना, ये फोन है तो इसकी एक परिभाषा है कि ये पर्टिकुलर काम करता है, इसका एक निश्चित परिभाषा होती है बहुत सी चीजों की। जैसे संविधान की एक निश्चित परिभाषा है, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट की एक निश्चित परिभाषा है ना, आईएएस की एक निश्चित परिभाषा है, हर चीज की एक निश्चित परिभाषा होती है। जीडीपी की एक निश्चित परिभाषा है, देश की एक निश्चित परिभाषा है। ऐसे ही जाति की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। पहली बात तो यही जान लो, सबसे पहली बात है कि निश्चित परिभाषा अपने पास है ही नहीं। तो फिर हम जानेंगे कैसे, तो कुछ तो तरीका निकालेंगे जानने का। तो अपने एक समाज शास्त्री हैं, भारत में समाज शास्त्र का पितामह कहा जाता है इनको। जाति के संबंध में इन्होंने जो कहा वो सर्वमान्य, सर्वाधिक लोगों को एक्सेप्टेड है इनकी परिभाषा, इसलिए हमने अपने लेक्चर में इनकी परिभाषा को शामिल किया। ये पहले क्लियर कर देता हूं कि मैं समाज शास्त्र के पर्सपेक्टिव से उनकी डेफिनेशन को आपको नहीं समझा रहा, मैं बस इसलिए समझा रहा हूं आपको कि आपको अगर जाति क्या है, आप दिल्ली जैसे मेट्रोपोलिस शहरों में रहे पढ़े पले बड़े हो, आपको नहीं पता कि जाति क्या है, तो आप आज की परिभाषा से थोड़ा सा आइडिया ले लोगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा। या जाति को लेकर आपके दिमाग में कोई पहले से प्री कंसीव्ड नोशन है तो उसमें सुधार हो। इस पर्सपेक्टिव से मैं बस आपको हल्का सा ब्रीफ करूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाने की कोशिश करेंगे। पहले चलते हैं कि उन्होंने 6 विशेषताएं गिनाई थी जाति की, कि जाति अगर पहचाननी है तो अगर किसी समूह में, जाति क्या है, एक लोगों का समूह है, और लोगों का समूह है तो उसका एक नाम है। एक लोगों के समूह को भारतीय समाज में जाति का नाम दिया गया, अमेरिकी समाज में लोगों के समूह को वर्ग का नाम दिया गया, कास्ट एंड क्लास। समझ में आ रहा है, कास्ट एंड क्लास लोगों का समूह है, और इस नाम के साथ कुछ विशेषताएं जुड़ती हैं। जैसे अमेरिका में वर्ग है और भारत में जाति है, तो वर्ग की सदस्यता, यानी अगर मैं मिडिल क्लास में हूं या लोअर क्लास में हूं, या किससे डिसाइड होगा, मेरे एफर्ट से। मैं चपरासी के तौर पर काम करना शुरू किया, फिर मैं जाके सीईओ बन गया, तो मैंने अपने वर्ग को बदल लिया, ये मुझे यहां अनुमति है। लेकिन हम देखेंगे कि जाति में अगर कोई आदमी जाट पैदा हो गया, जाट के घर में पैदा हो गया, तो वो जिंदगी भर जाटी रहेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए या चपरासी रह जाए, यानी उसकी जाति बदलने में उसका कोई योगदान नहीं है। तो ये विशेषताएं ही किसी जाति को परिभाषित करती हैं। इसलिए हमने इनकी बातों को, इनकी विशेषताओं को जो जीएस घुर्रे साहब ने बताई, उनको हम ध्यान में रख के अपनी बात समझने की कोशिश करेंगे कि जाति क्या है। पहली विशेषता है कि समाज द्वारा खंडीय विभाजन, सेगमेंटल डिवीजन बाय सोसाइटी। बाय सोसाइटी मतलब सम ऑफ द मेंबर डिसाइडेड, मतलब समाज के ही कुछ लोगों ने अपने आप को वर्गों में बांट लिया। जैसे मान लेते हैं ये समाज है, हम चलते हैं
ऋग्वैदिक काल में। वहीं समझ में आएंगी बातें, ये आज का कहानी है ही नहीं। तो ऋग्वैदिक काल में मान लेते हैं कि लाख लोग रहे होंगे, 1 लाख लोग रहे होंगे, मान के चलते हैं, बहुत ज्यादा रहे होंगे, अजम्पशन ले लेते हैं। एक पर्टिकुलर सा क्षेत्र में, जैसे सिंधु घाटी क्षेत्र है, वहां के आसपास जो पंजाब दोआब है, तो इस दोआब में, पंजाब वाले रीजन में 1 लाख लोग रह रहे होंगे, मान लो ट्राइब्स का। इन लोगों ने क्या बोला खुद को कि भाई सब में मिक्स हो रहा है, पता नहीं चल रहा कौन खेती कर रहा है, पता नहीं चल रहा कौन हवन कर रहा है, पता नहीं चला कौन सोसाइटी गायों की रक्षा कर रहा है। तो इस पता करने को, देखो ऐसा होता है ना, ट्राइब लोग थे ये ऋग्वैदिक काल में लोग, तो ये बोले कि अब जिम्मेदारियों का विभाजन कैसे हो, कौन खेती करेगा, कौन पढ़ाएगा, कौन हमारी गायों की रक्षा करेगा, इसके लिए खुद का विभाजन, जिम्मेदारी सौंपना, विभाजन तो करोगे ना। तो इन लोगों ने खुद का विभाजन किया, सेगमेंटल डिवीजन। तो इन लोगों ने क्या बोला कि कुछ लोग होंगे ब्राह्मण जो पढ़ाएंगे, अगर मान लो किसी जगह पे पढ़ाने का काम आ गया तो इस वर्ग के लोगों को बुलाया जाएगा, भाई तुम चलो, तुम्हारा काम है ये पढ़ाओ। कुछ लोग होंगे क्षत्रिय, गायों की चोरी तुमको रोकनी है, अपने क्षेत्र में डाका ना पड़े तुम्हारा काम है, कोई अगर तुम हमारे समुदाय पे हमला करता है तो लड़ना तुम्हारा काम है, तो तुम्हारा काम बांट दिया ये। कुछ बोले कि तुम ट्रेड करोगे, वैश्य बनो, और इन तीनों की सेवा के लिए चाहिए ना, पढ़ाने वाले की जूता साफ करने के लिए कुछ चाहिए, पानी देने के लिए चाहिए, घर में सफाई के लिए चाहिए, इसको हथियार बनाने के लिए चाहिए, इसको बोरी साफ करनी है, बोरी लदवानी है, तो इन सब के लिए क्या है, शूद्र। तो समाज ने खुद को बांट लिया, समाज द्वारा सेगमेंटल डिवीजन। ऐसे ही तो हैं जातियां, आपने देखी होंगी, जातियां सेगमेंटल डिवीजन है, जातियों के काम आगे देखेंगे, सब समझेंगे। अब वो विखंडन हो गया, बट गए, 4 विभाजन हो गए। बंटने के बाद सवाल उठा कि भाई कौन किसकी सुनेगा, बांट तो दिए हमने, तुम 4 लोग 4 ग्रुप तो बना दिए 1 लाख लोगों के, ये 4 समूह में बांट दिए, लेकिन सुनेगा कौन, किसकी कैसे तय करेंगे। तो बोले एक पदानुक्रम बनाओ, क्या बनाओ, पदानुक्रम, हायरार्की क्रिएट करो। बोले ये हायरार्की भाई क्या चीज है, तो कुछ नहीं है भाई, कौन किसके ऊपर होगा, यानी कौन किसकी सुनेगा, समाज में किसकी प्रतिष्ठा, सम्मान, रिकॉग्निशन, डिग्निटी किसकी ज्यादा होगी, इसी का नाम होता है पदानुक्रम, हायरार्की। मतलब समाज में अगर एक ब्राह्मण चल रहा है और एक शूद्र चल रहा है, तो आपको किसको नमस्कार पहले करना है, पंडित जी को, शूद्र को नहीं। पदानुक्रम और कैसे समझ सकते हैं कि मान लो एक शूद्र आदमी है जिसकी उम्र है 50 साल और एक ब्राह्मण आदमी है उसकी उम्र है 20 साल, तो जो नैतिक दायित्व सा लगता है ना, जैसे आप और हम जब स्कूलों में पढ़ते हैं और मास्टर साहब आते हैं तो हम सब सतर होकर खड़े हो जाते हैं, तो ये जो खड़ा होने का भाव है ये कहाँ से आया, ये पदानुक्रम से आया था, हायरार्की से। सभ्य समाजों में, दिल्ली जैसे शहरों में, अर्बन एरियाज में, ये जो पदानुक्रम स्टेटस की भावना है ये आपके इफर्ट से आती है। आपने बहुत मेहनत करी, आप आईएएस बन गए, आपको पद मिल रहा है, आपको ताकत मिल रही है, सत्ता मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, इसमें आपका योगदान है सर। लेकिन यहां क्या पदानुक्रम किस आधार पर होगा, प्रदूषण और शुद्धता, यानी इसे बोलते हैं प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। पदानुक्रम का आधार क्या रहेगा, पदानुक्रम तो यही रहेगा, यानी पंडित सबसे ऊपर, क्षत्रिय उसके नीचे, फिर उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र, लेकिन उसका आधार क्या रहेगा, तो ये रहेगा प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, शुद्धता और अशुद्धता। इसका तय कौन करेगा कि कौन अशुद्ध है कौन शुद्ध है, पंडित जी बोले हम करेंगे, ये बोले कि हम शुद्धतम, हम कौन, शुद्धतम, और तुम कौन, अशुद्धतम। यानी जैसे शूद्र से ऊपर की श्रेणी में जाएंगे तो शुद्ध होते चले जाएंगे, यानी शूद्र से शुद्ध ज्यादा कौन है, वैश्य, वैश्य से ज्यादा शुद्ध कौन है, जो शुद्ध है वो क्षत्रिय, क्षत्रिय से ज्यादा शुद्ध कौन है, ब्राह्मण, और ब्राह्मण सबसे ऊपर, यानी ब्राह्मणों से ऊपर कोई शुद्ध नहीं है।
तो पदानुक्रम का आधार क्या रहा? शुद्धतम और अशुद्धतम, यानी प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के आधार पर इन्होंने पदानुक्रम को तय किया। समझ में आ रहा है? अगर कोई आदमी ये कहता है कि ये जाति ऊंची है और ये जाति नीची है, तो मतलब है कि वो जाति व्यवस्था का पालन कर रहा है और जाति व्यवस्था में पदानुक्रम की भावना को अभी भी जिंदा रख रहा है। तो आप अपने चारों तरफ थोड़ा सा गौर से देखना कि क्या कोई ऐसा आदमी आपके इर्द गिर्द रहता है क्या जो ये बोलता है कि ये पर्टिकुलर जाति ऊंची है और ये पर्टिकुलर जाति नीची है, पर्टिकुलर जाति बड़ी है और पर्टिकुलर जाति छोटी है। तो मतलब साफ है कि वो जाति व्यवस्था में भी भरोसा कर रहा है, मानता है उसको। अगली जो विशेषता है वो है भोजन और सामाजिक मेल जोल पर प्रतिबंध लगा देंगे। मतलब ये पदानुक्रम हमने डिसाइड किया था प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के बेस पे, अब इसको बनाए रखना है, मतलब प्योरिटी को प्रिजर्व रखना है। ब्राह्मण की प्योरिटी प्रिजर्व कब रहेगी? जब इससे इसका कांटेक्ट कम से कम हो। भाई ब्राह्मण तभी तो रह पाएगा, शुद्धतम रहना है उसे, तो शुद्धतम रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे दूरी बनानी पड़ेगी। अब दूरी बनाने का क्या तरीका है? तीसरा, ये जो प्रतिबंध है। अब ब्राह्मण इसके साथ भोजन नहीं करेगा, इसके साथ संबंध नहीं बनाएगा, इसके साथ, देखा होगा ना पुराने जमाने में, बहुत पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा मैं, आजादी से पहले की बात कर रहा हूं। 5000 साल 2000 साल पहले नहीं, मराठा राज्य में जाओ आप, 100 साल पुराने की बात नहीं है। शूद्रों को झाड़ू बांध के चलनी पड़ती थी और मटका लटका के चलना पड़ता था कि उनका थूक उस रास्ते पर ना गिरे जिस रास्ते से ब्राह्मण गुजरते हैं, पेशवा गुजरते हैं, यानी उनकी शुद्धता को खतरा। तो इस शुद्धता को कंजर्व रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए क्या लाई है? तीसरा नियम यह है भोजन और सामाजिक मेलजोल पर प्रतिबंध। अब सामाजिक मेलजोल पर प्रतिबंध एक तरीका तो यह है, दूसरा तरीका क्या है पदानुक्रम को बनाए रखने का? यह है विशेषाधिकार। कुछ लोगों को धार्मिक विशेषाधिकार और कुछ लोगों पर निर्योग्यताएं थोप देंगे। मतलब विशेषाधिकार का मतलब, ये जो ब्राह्मण है इनको क्या काम दिया गया? इनसे बोला गया कि भाई आप केवल शिक्षा का काम करो। विशेषाधिकार से मतलब है कि अब केवल ब्राह्मण ही शिक्षा कार्यों में लग सकता है, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र आ ही नहीं सकता शिक्षा कार्य में। जाति व्यवस्था के पालन करने वाले लोग, समर्थन करने वाले लोग इस बात के पक्षधर हैं और इस कि भाई तुम दूसरी जाति के होकर इस जाति का काम क्यों कर रहे हो, इस बात का वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि अपनी जाति में काम करो जो तुम्हारी जाति का काम है। चमारा का काम है चमड़ा का काम, तो तुम चमड़े से बाहर मत आओ। तो ज्यादातर देखा होगा मोची लोग जो होते हैं वो चमार जाति को सौंपा जाता है ये काम। ज्यादातर आपने देखा होगा लोहार का काम, तो लोहे बनाने वाली जाति उसी जाति से काम करती है। ब्राह्मण वर्ग ज्यादातर देखो होगा, मंदिरों के जितने भी पुजारी हैं भारत में, पुजारी वर्ग में 99% लोग कौन मिलेंगे आपको? पंडित मिलेंगे। तो ये क्या है? विशेषाधिकार। क्यों? क्योंकि कोई और आदमी इस काम को कर ही नहीं सकता। ये विशेषाधिकार दिया गया किस लिए? ताकि पदानुक्रम बना रहे। विशेषाधिकार देना काफी नहीं था, और क्या चाहिए था? कुछ लोगों पर निर्योग्यताएं थोपो। निर्योग्यता मतलब आपको अयोग्य घोषित कर देंगे। यानी शूद्र को बोला गया कि तुम पढ़ा भी नहीं सकते, तुम लड़ भी नहीं सकते, तुम व्यापार भी नहीं कर सकते, तुम केवल तीनों ऊपर वाले वर्णों की सेवा कर सकते हो। इस पर निर्योग्यताएं थोप दी गई। हजारों साल पहले शूद्र वर्ण पर, शूद्र वर्ण में हजारों जातियां हैं, जिसे हम आज एससी बोलते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट। इसमें मोर देन 1000 जातियां हैं, 1000 से ऊपर जातियां हैं। इन जातियों पर क्या थोप दी गई? निर्योग्यताएं। न तो आप व्यापार कर पाओगे, न आप क्षत्रियों का काम युद्ध कर पाओगे, न ब्राह्मणों का काम शिक्षा कर पाओगे। जब आपने हजारों साल पहले इतनी निर्योग्यताएं थोप दी, आज आप उनसे मेरिट की बात कर रहे हो, मेरिट की चाह करते हो। ये तो कुछ ऐसा ही है जैसे मैं किसी आदमी को स्कूल में घुसने ही ना दूं और मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दूं डीपीएस में, और दूसरी जाति के बच्चे को स्कूल में घुसने ना दूं, फिर मैं ये दावा करूं कि इस बच्चे से मेरे बच्चे का कंपटीशन बराबर का होना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं ये न्यायपूर्ण काम कर रहा हूं? क्या मैं मेरिट की बात कर रहा हूं? तो ये मेरिट का दावा ठोकने वालों को
एक बार जाति की विशेषताओं और जाति के इतिहास को इस वीडियो में समझना चाहिए, तो उनको कुछ आंख खोलने वाले फैक्ट्स पता चलेंगे। ठीक है, विशेषाधिकार दे दिए, नियोक्ताएं थोप दी। अभी यह भी काफी नहीं लगा, तो अगली विशेषता आई कि व्यवसाय को जो है ना, व्यवसाय आप अपनी मर्जी का चूज नहीं कर सकते। तो क्या कर दिया, व्यवसाय के अप्रतिबंधित विकल्प का अभाव, मतलब आपके पास ये विकल्प नहीं है कि आप क्या काम करोगे। अगर कोई जातिवादी है, जाति का समर्थन करता है, तो वो क्या कहेगा कि हर जाति के आदमी को अपनी जाति का काम करना चाहिए। यानी ये किस बात का समर्थन करेगा कि लोहार का बेटा क्या बने, लोहार, और सुनार का बेटा क्या बने, सुनार, धोबी का बेटा क्या बने, धोबी। इस तरह की बातों को ये गर्व से बोलेगा और इसे परंपरा का नाम देगा। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो इस व्यवसाय की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। अरे भाई, क्यों लोहार का बेटा लोहार बनेगा, लोहार का बेटा शिक्षक क्यों नहीं बनना चाहिए। तो हमारे समाज में देखा होगा आपने कि एक जाति विशेष के लोग एक विशेष कामों से जुड़े हुए हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप थोड़ा सा गूगल सर्च करिए और सफाई कर्मचारियों का डाटा उठाइए। सफाई कर्मियों का डाटा उठाइए तो आपको पता चलेगा 90% से ऊपर लोग जो सफाई कर्मी है वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऐसा क्यों है? क्या इनकी चॉइस है? नहीं, इनके पास विकल्प का अभाव था। इनके पास सफाई कर्मी बनने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। वो कहां विकल्प, कैसे नहीं, एक तो नियम बना दिया और दूसरे ऊपर से नियोक्ताएं भी थोपी गई थी, कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए थे। पंडितों के सामने आप साथ बैठोगे ही नहीं, वेद सुनोगे नहीं, वेद पढ़ोगे नहीं, तो आपको वेदों की जानकारी होगी कैसे। वेद पढ़ने के मैं प्रमोट नहीं कर रहा कि वेद आपको पढ़ने चाहिए, वेद पढ़ना चाहते हो पढ़िए, लेकिन वेद पढ़ने के अगर साधन के तौर पे देखा जाए पुराने जमाने में, तो वेद लिटरेसी का एक तरीका हो सकता था। आप पढ़ना सीख गए, पढ़ाना सीख गए, तो आप वेदों को छोड़कर कुछ भी पढ़ सकते हो। जैसे मुझे हिंदी आती है तो अब जरूरी थोड़ी है कि मैं निराला की कविताएं पढ़ने के लिए हिंदी पढ़ता हूं। मुझे इंग्लिश भी आती है तो मैंने शेक्सपियर को तो नहीं पढ़ा, मैं दुनिया भर की चीजें पढ़ रहा हूं। पढ़ना सीखना जरूरी है, फिर वो क्या पढ़ेगा उस आदमी के ऊपर है। यहां तो पढ़ने पर नियोक्ता है, प्रतिबंध है। क्या पंडित के साथ बैठ नहीं सकते, मेल जोल पर प्रतिबंध है, देखा। फिर नियोक्ता थोप दी गया, पंडित नहीं बन सकते। फिर विकल्प कि आप कोई पर्टिकुलर जो काम आपकी जाति में है वही कर पाओगे, और कोई काम आपके पास नहीं रहेगा, आपके पास विकल्प नहीं रहेगा। अगली जो चीज है वो है सजातीय विवाह, इंडोगेमी। मतलब आप अपनी जाति में ही विवाह कर सकते हैं, किसी और जाति के आदमी से विवाह नहीं कर सकते। अगर किया तो हरियाणा की तरह उल्टे लटका दिए जाओगे। ऑनर किलिंग देखिए, ऑनर किलिंग जो हरियाणा में होती है, हरियाणा जैसे और राज्यों में भी होती होगी, तो वहां आप देखोगे तो ये सजातीय विवाह, एंडोगेमी का जो लोग विरोध करते हैं उनको लटका दिया जाता है। खासकर उन लोगों को जो निचली जाति का लड़का होता है और ऊंची जाति की लड़की होती है, उस केस में ये मामला मतलब बहुत ज्यादा कास्ट कन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। तो हमने इस तरह समझी। अब आप जान पाएंगे कि कौन जातिवादी है, कौन जातिवादी नहीं है, जाति की क्या विशेषता होती है। तो अब आपका भ्रम टूट जाएगा। मतलब आप मेट्रो में चलने भर से जाति को न मानने वाले नहीं बन जाते। आप मेट्रो में चलते हो, शूद्र भी साथ खड़ा है, पंडित भी साथ खड़ा है, क्षत्रिय भी साथ खड़ा है, वैश्य भी साथ खड़ा है। इतने भर से आप ये दावा नहीं कर सकते कि मैं जाति को फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि अभी भी आप मैट्रिमोनियल साइट में ब्राह्मण मैट्रिमोनी, जाटव मैट्रिमोनी, क्षत्रिय मैट्रिमोनी, कायस्थ मैट्रिमोनी के नाम से सेगमेंट में अपने लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हो। बावजूद इसके कि आप एक ही मेट्रो में सब चल रहे हो, एक ही होटल में सब खा रहे हो। जिस थाली में थोड़ी देर पहले शूद्र खा के गया है, उसी थाली में पंडित आके भी खा रहा है।
इस इतने भर से जाति की भावना नहीं मिट गई है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी ये ख्वाहिश है कि मुझे अपनी जाति में विवाह करने को मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया। आपने समझा? तो अगर एक दो विशेषताओं पे आप मान लो सुधर गए हो और दूसरी चार विशेषताओं पे अभी आपका पालन कर रहे हो, तो आप ये दावा नहीं करना कि मैं जातिवादी नहीं हूं या मैं जाति में भरोसा नहीं करता। तो आप अब देख सकते हैं, खुद को भी देख सकते हैं और सामने वालों के दावों को भी पड़ताल कर सकते हैं कि वो किस हद तक सही कह रहे हैं कि वो जाति में भरोसा नहीं करते या जाति भारत से मिट गई है। तो अब आपको पता चलेगा कि दावों में कितनी खोखलापन है। ठीक है, चलो अब हमने समझ लिया कि जाति क्या है। अब आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि जनगणना क्या है। जनगणना क्या है कि जनगणना किसी भौगोलिक क्षेत्र में, कोई एक क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र में कुछ लोग रह रहे होंगे, इस क्षेत्र में एक सरकार भी होगी, इस भौगोलिक क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं उनकी गणना जब सरकार करती है औपचारिक रूप से, दो तीन बातें हैं। कौन करेगी? सरकार करनी चाहिए। फिर क्या करेगी? औपचारिक रूप से करनी चाहिए। फिर क्या होगा? निश्चित कालखंड में, हर 10 साल पे हो, हर 5 साल पे हो, हर 3 साल पे हो, हर 2 साल पे हो, ये डिपेंड करता है कोई देश किस पैटर्न को अपना रहा है। कोई 20 साल पे करेगा, कोई 50 साल पे करेगा, जब भी जो देश चाहे। ये देश का अपना मानना होता है। तो सरकार द्वारा निश्चित कालखंड में एक भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या की जो औपचारिक गिनती है, गणना है, उसे बोलते हैं जनगणना। अब जनगणना में क्या क्या गिना जाता है? तो घटक, ये घटक निश्चित नहीं है, फिक्स्ड नहीं है कि यही होंगे। ये देश की सरकार तय करेगी कि जनगणना के थ्रू वो किन किन चीजों को गिनना चाहती है। तो वो उम्र गिन सकती है, सेक्स कंपोजिशन क्या है, मतलब लोग फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, ये जान सकती है। निवास स्थान जान सकती है, भारत जैसे देश में कहाँ यूपी का कौन है, यूपी में कितने हैं, बिहार में कितने हैं, ये जान सकती है। लोगों का धर्म क्या है, कितने धर्म के लोग रहते हैं और पर्टिकुलर धर्मों में कितने कितने लोग हैं, ये जान सकती है। लोगों का व्यवसाय क्या है, कौन कितने लोग कृषि कर रहे हैं, कितने लोग सेवा क्षेत्र में, कितने पढ़ा रहे हैं, कितने पढ़ रहे हैं, कितने रिक्शा चला रहे हैं, ये सब भी बातें जान सकती है। ये सरकार तय करती है कि वो किसी जनगणना में किन किन तत्वों की गणना करना चाहती है और किन किन तत्वों की गणना नहीं करना चाहती है। ये फिक्स नहीं है, ये बात ध्यान रखनी। भारत में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वो जनगणना कराए। संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से हर 5 से 10 साल में एक बार जनगणना हो जाए तो बेहतर है। भारत ने 10 साल वाला फॉर्मूला अपना लिया है। चाहे तो कोई देश 5 साल का अपना सकता है, 6 साल का अपना सकता है, 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का। यूएन की बात को खारिज करके 20 साल का भी अपना सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 10 साल से ज्यादा या 5 साल से कम पे जनगणना नहीं करी जा सकती। कोई चाहे तो हर साल करवा सकता है, वो तो उसकी अपनी कैपेबिलिटी, उसका अपना दिमाग, उसका अपनी जरूरत, ये देश के ऊपर है। तो बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है, वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। चर बोलेंगे, अचर नहीं है, चर है, मतलब वेरिएबल है। ठीक है, जनगणना होती है भारत में तो क्या कभी कोई देरी हुई है? हाँ हुई है। पहली बार कब हुई? 2021 में। 2021 में शेड्यूल थी जनगणना, लेकिन हुई नहीं। तो क्यों नहीं हुई? कोविड-19 के कारण देरी हुई। पहली जनगणना कब हुई भारत में? वो थी 1872 की। लेकिन 1872 में ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम हर 10 साल पे कराएंगे, बस करा ली थी। तो आवधिक, मतलब रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल पे जो जनगणना होने की शुरुआत हुई, यानी प्लान करके करेंगे कि अगर हम 1881 में कर रहे हैं तो फिर 1891 में भी करेंगे, फिर हर 10 साल पे करेंगे। तो ये 1881 से आवधिक जनगणना की शुरुआत हुई। तो दो सवाल बनते हैं यहाँ पे, दो स्टेटमेंट हैं कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो वो है 1872, और भारत में आवधिक जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो वो है 1881। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट पे सवाल बनाता है तो वो यहां जो मैं स्टार बना रहा हूं, समझ लीजिए, ये कंसेप्चुअल और क्रूशियल फैक्ट है, बहुत जरूरी फैक्ट है, आपको याद रखना है ताकि आप कंफ्यूजन से बचना है। आप
यूपीएससी के जो स्टेटमेंट्स होते हैं सवालों में, खासकर प्रीलिम्स में, वो लोगों को कंफ्यूज करते हैं और कंफ्यूजन के चक्कर में ही ज्यादातर गलत सवाल हो जाते हैं। 100 टिक करके आते हैं, वहां पता चलता है कि 20 ही सही निकले, 80 तो गलत ही निकल गए। वो इसीलिए होता है कि ये छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान नहीं देते हम। जनगणना में और आवधिक जनगणना में थोड़ा सा अंतर है, इस बात को ध्यान रखकर हमको पढ़ना है और इस बात पर थोड़ा सा ठहर कर सोचना। जो 1881 में जनगणना शुरू हुई थी, जनगणना के साथ साथ जाति के आंकड़े भी लिए थे कि किस जाति के लोग कितने हैं, और यह प्रक्रिया निरंतर कब तक चलती रही? 1931 तक चलती रही। यानी जाति आधारित आंकड़े 1881 में पहली बार शुरू करे गए और फिर उससे 1931 तक लगातार हर बार जनगणना में जातिगत आंकड़े इकट्ठे किए जाते थे। लेकिन 1931 के बाद यह प्रक्रिया बंद कर दी गई, स्टॉप, फुल स्टॉप। कुछ लोगों का मानना है कि 1941 की जो जनगणना थी उसमें आंकड़े तो एकत्रित किए गए थे लेकिन पब्लिक नहीं किए गए थे, यानी सार्वजनिक नहीं किए गए थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सरकार ने यह दावा किया था कि भाई हम जो द्वितीय विश्व युद्ध उसमें शामिल हैं, हमारे पास पैसा वैसा कम है, बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम जाति के आंकड़े लेंगे ही नहीं। अल्टीमेट यह है कि 1941 की जनगणना हुई। अब हमको ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने जनगणना कराई या नहीं कराई, जाति वाली, जातियों की संख्या गिनी कि नहीं गिनी, लेकिन यह कंफर्म है कि 1941 की जनगणना में जाति की गणना के जो डाटा था वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है? डाटा नहीं है। जब डाटा नहीं है किसी चीज का तो मतलब माना जाता है कि वो चीज हुई ही नहीं। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो जातिगत जनगणना है वो अंतिम कब की है, यानी हमारे पास अंतिम जातिगत जनगणना का जो डाटा है वो 1931 का है। 1931 के बाद से हमारे पास जातिगत जनगणना का आंकड़ा नहीं है। इसलिए ऑफिशियल तौर पे अगर कोई यूपीएससी पूछेगा तो वो अगर वो पूछे कि अंतिम बार जातिगत जनगणना भारत में कब हुई तो वो थी 1931, ना कि 1941। ठीक है, तो इस लिहाज से जातिगत जनगणना मतलब ओबीसी, उस समय ओबीसी की कैटेगरी तो नहीं थी लेकिन जो जातियां तो थी, तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि ओबीसी की भी अंतिम जनगणना, अब ओबीसी नाम का कंसेप्ट नहीं था, ये तो 1990 के दशक में पैदा हुआ है मंडल कमीशन के बाद। ठीक है, तो 1931 के जो डाटा है हमारे पास उसी को ओबीसी में, ओबीसी की जो लिस्ट है उसमें काम करता है, मतलब ये डाटा ही उपयोगी है। आगे चलते हैं। ये जातिगत जो जनगणना है इसका पुनः उदय क्यों हुआ और कब हुआ? तो भाई भारत में जाति राजनीति में सबसे बड़ा मतलब रोल प्ले करती। तो जितने भी राजनीतिक क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, यानी यूपी हुआ, बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये ऐसे जो राज्य हैं, हर राज्य में लगभग किसी ने हर राज्य में कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियों का मोबिलाइजेशन का जो आधार है वो भारत में जाति अभी डोमिनेंट आधार है। किसके लिए? लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, राजनीतिक रूप से। मोबिलाइज का मतलब आंदोलन करने के लिए ही नहीं, वोट पाने के लिए। वोट पाने के लिए लोगों को मोबिलाइज करना है, अपने पक्ष में करना है, तो उसके लिए आधार है ज्यादातर केस में जाति। खासकर जिन राज्यों में ग्रामीण आबादी ज्यादा है, जहां गांव ज्यादा है, वहां जाति एक मुख्य आधार है। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली जैसे शहर हैं, जो दिल्ली जैसे शहर हैं, यहां आप बिजली, पानी, शिक्षा और अस्पताल, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का वादा करके पावर में आ सकते हो, सत्ता में आ सकते हो। लेकिन यूपी में क्या करोगे आप? भाई दिल्ली में 24 घंटे बिजली चाहिए, वरना घुट जाओगे गर्मियों में। तीसरी मंजिल पे रहते हो, बिजली नहीं हुई, जेठ की दोपहरी, पाँव ही नहीं जलेगा, कुछ बचेगा ही नहीं जो जलेगा नहीं।
तो दिल्ली में बिजली की बहुत जरूरत है, दिन और रात जरूरत है। दिन में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा रात में, और रात में जितनी उतनी दिन में। तो बिजली का बिल कम कराने का कोई वादा कर दे तो लोग क्या बोलेंगे, मोबिलाइज हो जाएंगे। पानी, नीचे जो पानी निकलता है जमीन से वो तो पी नहीं सकते क्योंकि तो पॉल्यूटेड है। पानी का बिल कम करवाना है लोगों को, जो पानी बिल का वादा कम कम करने का वादा करेगा वोट दे देंगे लोग उसको। शिक्षा, दिल्ली जैसे शहरों में लोग शिक्षा का महत्व समझते हैं। रिक्शा पुलर देखता है कि एक ऑडी वाला शिक्षित आदमी है, तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़कर अगर ऑडी में ना चले तो कम से कम उसे रिक्शा ना खींचना पड़े। वो चाहता है कि अच्छी शिक्षा मेरे बच्चे को मिले। अगर कोई शिक्षा का वादा करता है तो लोग उसके पीछे जाएंगे, उसको वोट देंगे। लेकिन यूपी जैसे शहरों में क्या हाल है भैया, वहां बिजली की कोई जरूरत नहीं है लोगों को, खासकर ग्रामीण लोगों को। क्यों? क्योंकि दिन में नीम की छाव है, पीपल की छाव है, बरगद के नीचे डाला, स्वापी डाली और मार दिया लेटा, ठंडे ठंडे में कोई दिक्कत नहीं है। रात में जरूरत है ही नहीं, 7 बजे तो सो ही जाते हैं, उजाले की जरूरत ही नहीं, काम ही नहीं करना है। बिजली पानी का टेंशन ही नहीं, पानी जमीन से निकालते हैं भैया, पी, नल लगा रखा है घर घर में, कुएं में है, पी निकाल के पी लेंगे। पानी के बिल की उनको टेंशन नहीं है, बिजली की उनको टेंशन नहीं है। शिक्षा का महत्व वो समझते हैं जिनका पेट भरा, जिनका पेट खाली हो ना, वो दिमाग भरने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, दे ही नहीं पाते। अरे जिसके घर में सुबह खाना बन गया उसे ये अंदाजा नहीं है कि शाम को क्या सब्जी बनाएंगे, बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। वो इस बात पे ध्यान देगा कि बच्चे के पास कौन सी इरेजर है, किस क्वालिटी का पेन है, कौन सी कॉपी है, कौन सा बच्चा कहाँ गया। तो ऐसे माहौल में यूपी जैसे राज्यों में अब लोगों से वोट मांगनी है राजनेताओं को, तो वो क्या बोलेंगे, हम तुम पानी देंगे, भैया तू का पानी देगा, हम जमीन से खींच लेंगे। हम तुम्हें बिजली देंगे, क्या करेंगे बिजली को हम, रात में नींद और खराब होगी। शिक्षा देंगे, भैया पहले रोटी तो दे दे। मनरेगा से जो कमा के लाते हैं उसे सब्जी नहीं आती। 5 लोग हैं हम घर में, 2 मियाँ बीवी और 3 बच्चे, तीनों लड़कियां, इस बात की और चिंता है। तो हमको नहीं चाहिए, बीमार हम पड़ते ही नहीं, मिट्टी में खेलते हैं सुबह से शाम तक, हमको बीमार पड़ते ही नहीं, साल में एक बार बीमार पड़ेंगे, क्या दिक्कत है, पॉल्यूशन उनके है नहीं, शुद्ध हवा है। तो ऐसे वादों पे यूपी में जीता नहीं जाएगा। दिल्ली अब यूपी में जीतना है तो क्या बोलेंगे, भैया हम तुम्हारी जाति के हैं। और यही कारण है दिल्ली यूपी में जो क्षेत्रीय दल हैं, जो डोमिनेंट क्षेत्रीय दल हैं, एसपी और बसपा बीएसपी, दोनों का वोट बैंक क्या है, जाति। मैं लिंक नहीं करना चाहता, आप सब जानते हैं इस दल का वोट बैंक कौन सी जाति है और इस दल का वोट बैंक कौन सी जाति, ठीक है। यह हाल केवल यूपी तक सीमित नहीं है, बिहार, और इस भ्रम से बाहर निकलो कि जातिवादी राजनीति केवल नॉर्थ इंडिया में होती है, काऊ बेल्ट में होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तमिलनाडु की हिस्ट्री जरा पढ़ो, वहां की पूरी राजनीति जाति आधारित ही है। कर्नाटक पढ़ो, कर्नाटक की राजनीति को समझो, वहां की भी राजनीति लिंगायत आदिवेश यानी जाति बेस की है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, समझे। तो यूपीए सरकार 2011 में, यानी ये क्षेत्रीय दल यूपी बिहार जैसे कर्नाटक और दिल्ली वाले बोले, भाई जो आरक्षण हमको दिया गया है ओबीसी को, ओबीसी नेताओं में थोड़ी सी इंटरनल एम्पावर्ड की फीलिंग रहती है। शूद्र नेता जो होते हैं, छोटी जातियों के जो नेता होते हैं, सो कॉल्ड छोटी जातियां, तो शूद्र जाति के, शूद्र वर्ग के जो नेता हैं उनमें उतना ज्यादा मुखरता नहीं है, लेकिन जो ओबीसी वर्ग है उसमें मुखरता ज्यादा है। और दबाव डाला यूपीए सरकार पर 2011 में, बोले भाई तुम जनगणना कराओ अगर हमारा समर्थन चाहते हो तो। समर्थन किसको नहीं चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार को समर्थन चाहिए था। तो क्षेत्रीय दलों के जो समर्थक दल थे इस यूपीए सरकार में, जो घटक दल थे, उनके दबाव में 2011 में आंशिक रूप से यह मांग स्वीकार कर ली कि हम जाति की गणना कराएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, आंशिक रूप से स्वीकार, यह मतलब 2011 की जनगणना अलग हुई, यानी 2011 की जो जनगणना हुई उसके हिस्से के तौर पर जातिगत जनगणना नहीं करवाई, अलग से उसी साल अलग से करवाई है, लेकिन उसी साल करवाई, यानी 2011 में ही जाति की जनगणना भी करवाई।
जाति की जनगणना एक अलग चल रही है, वो पैरेलल किसके चल रही है, नॉर्मल जो जनगणना चलती थी हमारी, तो नॉर्मल जनगणना एक चल रही है, उसी साल पैरेलल चल रही है जातिगत जनगणना। दोनों को कंडक्ट जो संचार जो जनगणना कर रहे हैं वो दोनों की जिम्मेदारी अलग अलग है। इसको कौन कर रहा है, गृह मंत्रालय। और ये जो सामाजिक आर्थिक जनगणना है, इसका नाम क्या था, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। 2011 में पैरेलल में हुई, इसको करने वाला था गृह मंत्रालय, और इसको किसने किया, इसके दो मंत्रालय थे। गांव वाले क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में से किया ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, और शहरी क्षेत्रों में किया आवास और शहरी विकास उन्मूलन मंत्रालय। ठीक है, शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने, यानी दो मंत्रालयों ने मिलकर SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को कंडक्ट किया। तो अब आपका यहां बना जाता है स्टार। 3 स्टेटमेंट है, SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नॉर्मल जनगणना के हिस्से के रूप में हुई तो बोलेंगे नहीं हुई। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस गृह मंत्रालय ने कंडक्ट किया तो नहीं, फिर नहीं। किसने करा, ये दो मंत्र। प्रोसेस किसने किया, वो अलग मंत्रालय तीसरा, इसका नाम है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। इन दोनों ने डेटा कलेक्ट किया और प्रोसेस के लिए इसको सौंप दिया। क्यों, क्योंकि समाज में न्याय की जिम्मेदारी किसको दी गई है, इसी मंत्रालय को दी। भैया अब आप डेटा के साथ आप खेलो। ये खेलने के बाद क्या करा, बैठ गया, ये डाटा पर बैठ गया। डाटा पे कोई खेल नहीं खेला इसने, कुछ समझना है, कोई काम नहीं किया, डेटा को कोई मतलब पब्लिक नहीं किया। जिस मकसद से इसके डेटा दिया गया था इसने पब्लिक नहीं किया। 2016 में जाति के डेटा को छोड़कर, यानी ये नहीं बताया कि देश में किस जाति की कितनी संख्या है, किसी जातीय समुदाय की क्वांटिटी कितनी है, उस समुदाय में लोग कितने हैं, ये नहीं बताया, बाकी सब बता दिया। मतलब ये बता दिया कि इस पर्टिकुलर जाति के पास कितना संसाधन है, इस जाति के पास कितना भू स्वामित्व है, इस जाति के लोग किस रोजगार में लगे हुए हैं, ये तो बता दिया। मूल प्रश्न नहीं बताया, मूल प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि किस जाति में कितने लोग हैं। इस सवाल पर सरकार रही चुप, सार्वजनिक नहीं किया। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों नहीं किया सरकार ने। सरकार ने कुछ दावा किया होगा, तर्क दिए होंगे, चलो समझते हैं सरकार ने क्या क्या दावे किए, क्या क्या रीजन दिए कि हमने क्यों नहीं किया। पहली बात बोली कि इसमें बहुत खामियां हैं। खामियां मतलब देखो भाई, जो जाति की जनगणना 2011 में हुई उसके लिए कोई रजिस्ट्री तैयार नहीं करी गई। मतलब आप जब कोई डेटा लेने जाते हो तो आपके पास एक रजिस्ट्री होती है, आप वहां टिक मरवाते हो, इसमें टिक करो आप इस पर्टिकुलर जाति से हो। तो ऐसी कोई रजिस्ट्री तैयार नहीं थी। इसका हुआ क्या, एक ही जाति के लोगों ने अपनी जाति को अलग अलग तरीकों से बताया। जैसे मान लो कोई ए जाति है, अब 10 लोग हैं, 1 2 3 4। अब इन 10 लोगों ने इसका नाम अलग अलग बताया। इसने ए ही बताया, इसने बी बताया, इसने सी बताया, इसने डी बताया। एक ही जाति का नाम अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया। इससे क्या हुआ, जो जातियों की संख्या थी वो घातांकीय रूप से बढ़ गई। उदाहरण जब देखना चाहते हो तो देखो, ये है महाराष्ट्र में। देखो उसने एग्जाम्पल दिया कि जो सरकारी रिकॉर्ड में SC/ST का, क्योंकि SC/ST की जो गणना है वो हर 10 साल में होती है, केवल OBC की गणना नहीं होती, क्योंकि संविधान के तहत ये प्रावधान किया गया कि SC/ST को तो आरक्षण दिया जाएगा ना विधानसभा में, तो अनुपातिक रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई है SC/ST के लिए। SC/ST के लिए अनुपातिक रिप्रेजेंटेशन देना होगा तो वो तो हर साल, हर 10 साल पे गिनना भी तो पड़ेगा। अब इस एरिया में इतनी सीट देनी है इस जाति, इस समुदाय को, SC को और इस ST को। तो SC/ST की तो भाई डेटा है ना उन सरकार के पास, SC/ST का डाटा अपने पास सरकारी रिकॉर्ड में रहता है। तो SC/ST और OBC की श्रेणियां 494
कितनी है रिकॉर्ड में? 494। लेकिन जो 2011 की जातिगत जनगणना हुई उसके हिसाब से जातियों की संख्या कितनी पहुंच गई? 4,28,677। जो 400 संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई? केवल 4,28,677। इतनी संख्या बढ़ गई। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्री अपने पास थी ही नहीं। बात यहीं समाप्त नहीं हुई। ज्यादा संख्या एकमात्र समस्या नहीं थी। समस्या अगली पैदा हुई कि बिना जाति वाले भी लोग निकल आए। अब इनको किस जाति में रखें? 10 करोड़ महाराष्ट्र में कुल लोग थे और उनमें से 1 करोड़ यानी 1.25 करोड़ लोगों ने बोला कि हमारी कोई जाति नहीं। ये ऐसी समस्या फिर नहीं आई तो बोले कि अब इनको कहां रखेंगे? कम जनसंख्या वाली जातियां बहुत ज्यादा आई। मतलब 99% जातियां ऐसी थी जिनकी संख्या 100 से कम थी। यानी 100 से कम लोगों का समुदाय बोल रहा था कि हम जातियां हैं। और इन 4 लाख में ये 4 लाख कहां से आई होंगी? इसी वजह से आई थी क्योंकि जो 99% जातियां थी उनकी संख्या 100 से कम थी। ठीक है। तो अब ऐसे समूहों को जाति के रूप में रिकॉग्नाइज करने का मतलब है जातियों की मल्टीप्लिसिटी करना, और ये करना ठीक नहीं। अगर सरकार ऐसी जातियों को रिकॉग्नाइज करके डाटा पब्लिश कर देगी तो सरकार रिकॉग्नाइज कर रही है, सरकार पहचान दे रही है, मान्यता दे रही है। कल को तो हर आदमी बोलने लगा कि मेरी अलग जाति है। क्योंकि अपनी जाति में किसी आदमी को अगर मान लो सेटिस्फैक्शन नहीं है, अपनी जाति से सेटिस्फाइड नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है, तो वो चाहेगा कि अलग जाति होगा। सरकार अगर सार्वजनिक कर देती है तो जिस तरह ये 100 लोगों के समूह ने जाति घोषित कर दी खुद को, इसलिए फ्यूचर में भी ऐसा होगा, भविष्य में ऐसा होगा। तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए सरकार बोली कि हम इस डाटा को रिलीज ही नहीं करेंगे। 1931 की जो जातिगत जनगणना की है उसके हिसाब से कुल संख्या जो जातियों की थी वो थी 4,117। लेकिन 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ उसके हिसाब से जातियों की संख्या कितनी लगी? 46 लाख। समझ रहे हैं आप? वो मेन रीजन क्या है? वो यही, रजिस्ट्री नहीं थी। इन आधारों पर सरकार ने 3 शब्द को यूज किया कि ये डाटा जो है वो त्रुटिपूर्ण है, ये अविश्वसनीय है, अनबिलीवेबल है, फुल ऑफ एरर, अनबिलीवेबल, अनयूजफुल, अनुपयोगी, काम का नहीं है। जब कोई चीज काम की नहीं है, त्रुटिपूर्ण है, विश्वसनीय भी नहीं है, उसे पब्लिश करने की क्या फायदा है? सरकार बोली इसलिए हम इसे पब्लिश करेंगे ही नहीं, इसलिए वो डाटा आज तक पब्लिश नहीं किया। सरकार के तर्क ये थे। चलिए आगे चलते हैं। सवाल उठता है कि डाटा में तो दिक्कत रही, हमने समझा, तो आजकल जो 2023 में माहौल गर्म है राजनीति का, राहत इंदौरी साहब एक शेर बोलते थे। शेर मतलब चीता शेर वाला नहीं, शायरी वाला शेर। वो कहते थे कि बॉर्डर पर तनाव है क्या, बॉर्डर पर तनाव है क्या, देखो तो सही चुनाव है क्या। तो जब जब चुनाव आते हैं भारत में तब तब सरगर्मियां बढ़ने लगती है। तो चुनाव एक रीजन कह सकते हो आप, लेकिन ये कह देना कि चुनाव ही एकमात्र वजह है, ये ऐसा है जैसे पान के ठेले पे तम्बाकू रगड़ते हुए चाचा बोल देते हैं आज चुनाव है इसलिए जातिगत जनगणना की मांग हुई और कोई कारण ना है। ऐसा ना है। आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको जब भी आप तर्क देंगे तो आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। और आप अगर सामान्य दर्शक हो, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो और राजकुमार की क्लास ले रहे हो, तो आपको तर्क पर ध्यान देना हो। आप बेसलेस बातें नहीं करोगे। मेरी ये कोशिश है कि आदमी के पास तर्क होना चाहिए, अपनी बात रखने का रीजन होना चाहिए। तो समझते हैं चुनाव है, कारण है चुनाव, ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव को खारिज कर रहा हूं, लेकिन चुनाव ही एकमात्र कारण है ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए समझते हैं कि और मुख्य कारण क्या है। एक रैशनल आदमी को इन कारणों की पड़ताल करनी चाहिए। तो पहली बात कि ये मांग बहुत लंबे समय से है। भाई जाति कोई मैंने आपने तो बनाई नहीं, हजारों साल से है। जाति में, भारत में जो जाति है वो पहचान का मुख्य आधार है।
आधार कार्ड तो 2010-11 में शुरू हुआ है। आधार कार्ड से पहले और उससे पुरानी और उससे गहरी पहचान है जाति। एक बार को आपका आधार कार्ड खो जाए, आप गुम हो सकते हो, लेकिन आपकी जाति खो गई तो आप मिलोगे ही नहीं। तो जाति एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं भी मिल जाएगी। मुंबई में रहते हो लग्जरी अपार्टमेंट में, वहां भी आपको जाति देखने को मिलेगी। याद करो पहली स्लाइड, विशेषताएं, सजाती विवाह। हर अपार्टमेंट वाला आदमी चाहता है कि नहीं चाहता? अगर चाहता है तो वो जाति में भरोसा करता है, तो जाति ढूंढता है, वो मैट्रिमोनियल पे जाएगा, आयस्थ ढूंढेगा, ब्राह्मण ढूंढेगा, क्षत्रिय ढूंढेगा, जो भी है। तो मांग लंबे समय से है, क्योंकि जाति भारत में, भारत के लोगों के खून में, इसे नहीं निकाला जा सकता। तो मांग लंबे समय से है। अब लंबे समय से क्यों है? क्योंकि भाई आनुपातिक हिस्सेदारी, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में हर समुदाय का बराबर नहीं तो कम से कम आनुपातिक हिस्सा होना उसका वैधानिक अधिकार है, उसका मूल अधिकार बता सकते हैं, मान सकते हैं। अगर मान लो एक समुदाय है 100 लोगों का समुदाय, ठीक है, 100 लोगों आप समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं। 1 लाख लोगों का समुदाय, 10,000 लाख, कई दही सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, लाख लोगों का समुदाय। कितने? 1 लाख लोगों का। इसमें मान के चलते हैं 10 राज्य। कितने हैं? 10 स्टेट है। अजम्पशन है केवल इसलिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान पड़े। अब 10 स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स में मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री तो एक ही होगा, ठीक है। अब इसमें 4 समूह मान लेते हैं, ज्यादा नहीं मानेंगे क्योंकि कैलकुलेशन हमको थोड़ी सी रखनी है। 4 समूह मान लेते हैं, ए जाति, बी जाति, सी जाति और डी जाति। मैं किसी का नाम इसलिए ले रहा, किसी को बुरा लग जाए तो मैं उससे बचना चाहता हूं। अब मान के चल लेते हैं कि इस जाति के जो लोग हैं वो 50,000 हैं, इस जाति के लोग हैं वो हैं 10,000, इस जाति के लोग हैं 20,000 और इस जाति के लोग हैं 50, 20, 70, 80 और 20,000, ठीक है। अब देखो, अगर लोकतंत्र है तो आनुपातिक हिस्सेदारी चाहिए। अब आनुपातिक हिस्सेदारी के हिसाब से इसके सीएम कितने होने चाहिए? 5, और इसके कितने होने चाहिए? 2, इसके कितने होने चाहिए? 2, और इसका कितना होना चाहिए? 1। मान के चल लेते हैं कि ये पदानुक्रम है इनमें, यानी ये सबसे बड़ी जाति है, ये तथाकथित उससे छोटी है। ये पहली स्लाइड याद करो, हमने जब करा था, ब्राह्मण यहाँ थे, क्षत्रिय यहाँ थे, वैश्य यहाँ थे, शूद्र यहाँ थे, पदानुक्रम ये है। इन्हें रिप्लेस कर दें यहाँ से, मान के चल लें ये जो बी ब्राह्मण है ये ए है, ए समुदाय, ए जाति है, ये क्षत्रिय बी जाति है, ये सी जाति है, ये डी जाति है। अब होना यह चाहिए था कि जो सी है पदानुक्रम में, मतलब ये वैश्य वाली, इसके 5 सीएम होने चाहिए थे लोकतंत्र के आधार पर, क्योंकि इनकी जनसंख्या भाई 50 है, कंट्रीब्यूशन भी उतना ही होगा, कंजप्शन तो कर ही रहे होंगे कम से कम, वोट तो बराबर ही है सबका। लेकिन स्थिति उल्टी निकली, ये जो एक होना चाहिए था इस 10 सीएम में से 9 सीएम इसी जाति से, तो ये क्या करेंगे? ये वाले लोग ये क्या बोलेंगे? करेंगे नहीं करेंगे हंगामा। यही है, इसी सी कैटेगरी में जितने भी जातिवादी नेता हैं या जाति, जो सो कॉल्ड जाति के आधार पर राजनीति चमकाने वाले लोग हैं, वो इसी कैटेगरी से हैं। आपको लग सकता है कि वो जातिवादी है, लेकिन जातिवादी होने में उनके हिसाब से सोचो तो गलत क्या है? वो अपने समुदाय की हिस्सेदारी ही तो मांग रहे हैं। लोकतंत्र ने, संविधान ने उनको यह अधिकार दिया था कि भाई आपका एक आदमी एक वोट, तो 5 सीएम होने चाहिए थे, 1 सीएम है तो 4 सीएम का डेफिसिट है। अंबेडकर की बात याद रखो, जब तक आप राजनीतिक और शैक्षणिक और सामाजिक रूप से सशक्त नहीं बनोगे, आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी समाज में।
अम्बेडकर साहब बोलते थे एजुकेट एजिटेट, एजुकेट और एजिटेट क्यों बोलते थे? क्योंकि वो प्रतिनिधित्व चाहते थे। लोकतंत्र ने ये अधिकार उनको दिया है कि एक आदमी एक वोट, मतलब सब बराबर है। तो बराबरी दिख कहां रही है? सीएम 9 एक जाति के हैं जिसकी संख्या इतनी। तो ये हिस्से मांग क्यों आई? क्योंकि हिस्सेदारी बराबर चाहिए, अनुपातिक चाहिए, जितनी मेरी संख्या है। तो एक डायलॉग आपने सुना होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब आप गौर करना, ये नारा देने वाले राजनीतिक दलों की पहचान करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि ये राजनीतिक दल हैं कौन से। तो आप पाओगे कि ये जो जितने भी जाति आधारित राजनीतिक दल हैं वो इसी बात पर जोर देते हैं, इस नारे को। बीएसपी ने शुरू किया, बसपा ने, फिर मुलायम सिंह की पार्टी, अखिलेश यादव वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी ने, जेडीयू, ऐसी पार्टियां इस नारे के सहारे चलती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रतिनिधित्व चाहिए। तो प्रतिनिधित्व मांगना और चाहना लोकतंत्र में गलत तो है नहीं। आगे चलते, ओबीसी पर कोई दस्तावेजी डाटा नहीं है। 1931 में लास्ट टाइम हुआ था, तब ओबीसी नाम का कंसेप्ट तक नहीं था। आज हम ओबीसी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आरक्षण बढ़ा रहे हैं, नई कैटेगरीज ला रहे हैं, ईडब्ल्यूएस टाइप की कैटेगरीज ला रहे हैं, और ओबीसी के नाम पे जो हम आरक्षण दे रहे हैं 27% एजुकेशन में और जॉब में, हमें यही नहीं पता कि किन लोगों को दे रहे हैं। आधार ही नहीं है, डेटा ही नहीं हमारे पास, आज का डेटा नहीं है ना, पुराने डेटा पे दे रहे हैं, 1931 के डेटा पर। तो जब आरक्षण आप दे ही रहे हो तो कोई डेटा तो रखो, किस आधार पे दे रहे हो। तो उस आधार की मांग है। तो ये कहां से आएगी? जातिगत जनगणना। अरे भाई, जब डेटा 1931 का था तब भारत में पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश भी था। अब कितने ओबीसी कितने एसटी निकल के पाकिस्तान और बांग्लादेश में चले गए हमको अंदाजा भी है। तो उसका कितना प्रभाव पड़ा विभाजन का, ये बात अगर जातीय संरचना पर समझनी है तो हमको क्या करनी पड़ेगी? जातिगत जनगणना। अगली बात है कि जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई। 1931 में जनसंख्या जो थी वो 28 करोड़ के आसपास थी, और 2023 में जब हम बैठे तो 140 करोड़ पार कर चुके हैं। हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं पिछले 2-1 महीने पहले। जून जुलाई के महीने में हमने चीन को पीछे छोड़ दिया। तो इस डाटा के आधार पर आप अपनी पॉलिसी बनाओगे तो दिक्कत तो आई। तो इसलिए नए जातिगत जनगणना की जरूरत, लोग वोट दे रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति मैंने समझा दी कि जाति किस तरह वोट बैंक का काम करती है। तो जितने भी नेता हैं, केवल राजनीतिक दल ही नहीं है जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, कुछ संवैधानिक संस्थान है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यहां आपका एक होमवर्क बढ़ जाता है। ये क्या है? ये संवैधानिक निकाय है या स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी बॉडी है? ये इसके फंक्शंस, रोल, भूमिका, इसकी शक्तियां, की संरचना, ऐसे सवालों को आज चेक कर लेना नोट्स में। बना रखे हैं कि नहीं बना रखे? नहीं बना रखे हैं तो बना लो, बना रखे हैं तो रिवाइज कर लो। इसे बोलते हैं व्यापक तैयारी, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी। सेगमेंटल डिवीजन नहीं करना है, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना। मैंने एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, अगर इसी टॉपिक से स्टिक होके पढ़ूं, बस यही पढ़ूं, तो ये तैयारी का सही तरीका नहीं है। इस टॉपिक में कुछ और भी रिलेटेड टर्म्स आ रहे हैं, उन पे भी मेरी अवेयरनेस है कि नहीं, मैं जानता हूं कि नहीं। तो इस तरह के टर्म्स पे भी काम साथ साथ करते चलेंगे। तो आयोग ने बोला है कि भाई अब जब किसी वर्ग के भलाई के लिए बनाया गया है, उसे के हितों के संरक्षण के लिए बनाया गया है, तो उसने बोला कि हितों का संरक्षण तो हम तब कर पाएंगे जब पता हो कि ये समुदाय है कितना, कितने लोग हैं इस समुदाय में। तो इसने बोला कि आप एक डेटा तो इकट्ठा करो, तब तो हम संरक्षण कर पाएंगे उसके हितों का।
फिर अगली बात कि जो अपने पास डेटा सेट है जातियों के संबंध में वो अलग अलग है। एनएसएसओ के हिसाब से 1999 और 2007 के बीच ओबीसी का जो डाटा है 36% ओबीसी लेके 45% तक बदलता रहता है। तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, निरंतरता नहीं है। इस निरंतरता को पता करने के लिए एग्जैक्ट कितने हैं, तो क्या चाहिए हमको, एग्जैक्टनेस चाहिए। एनएसएसओ के हिसाब से डाटा वेरी कर रहा है, तो एग्जैक्टनेस के लिए क्या चाहिए, जातिगत जनगणना चाहिए। एक यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस UDISE प्लस करके प्लेटफॉर्म है, उस पर प्राथमिक स्कूलों में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनकी जाति का डाटा दिया है। उसके हिसाब से क्या 45% जो बच्चे हैं वो ओबीसी हैं, 19% बच्चे जो हैं वो अनुसूचित जाति से हैं प्राथमिक विद्यालयों में, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों। प्राइवेट वालों का डाटा नहीं है इसमें। 11% बच्चे किसके, अनुसूचित जाति जनजाति के, और 25% सो कॉल्ड उच्च जातियों। ठीक है, तो अब देखा आपने यहाँ 45% बता रहा है सरकारी, एक सरकारी उपकरण है, सरकारी प्लेटफॉर्म। एक सरकारी प्लेटफॉर्म क्या बता रहा है 36%। तो फिर वेरिएबिलिटी आ गई। तो इस वेरिएबिलिटी को खत्म करने का क्या तरीका है, डाटा आप जनगणना कराओ दोबारा जाती है। नीति निर्माण, आपको ओबीसी का हित साधना है, ओबीसीयों की भलाई करनी है, SC ST को सही अनुपात में डेटा देना है, तो मतलब कोई सुविधा देनी है। तो 1931 के डाटा के आधार पे आप 2023 में सुविधा कैसे दे पाओगे। आपने मान लो ओबीसी वर्ग के लिए, ओबीसी की जातियों के लिए एक योजना चलाई कि आप रोजगार दोगे, ओबीसी वर्ग के लोगों को रोजगार में स्किल प्रोवाइड कराओगे मान के चलते। अब इस स्किल प्रोवाइड कराने के लिए आपको रिसोर्स अलोकेशन चाहिएगा ना। तो रिसोर्स अलोकेट जब करोगे ना, आपके पास पता रहे आपको कि 100 लोगों के लिए रिसोर्स अलोकेट करना है, 1 लाख लोगों के लिए करना है, 1 करोड़ लोगों के लिए करना है, या ज़्यादा लोगों के लिए करना है, तो ये डाटा आपके पास नहीं होगा तो रिसोर्स अलोकेशन में मिसमैच होगा। इसी मिसमैच की वजह से ज्यादातर पॉलिसीज विफल हो जाती। योजना आयोग स्वतंत्रता से लेके 2011-12 तक चला, उसने हर 5 वर्ष में पंचवर्षीय योजनाएं वो लेके आया। कभी गूगल करके देखना उसमें से कितनी पंचवर्षीय योजनाएं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहे, तो आप देखोगे कि ज्यादातर विफल रहे। उसकी एक वजह यह है कि वो डेटा आधारित नहीं थी। किस पर्टिकुलर ग्रुप के भलाई के लिए क्या पर्टिकुलर रिसोर्स अमाउंट अलोकेट किया जाए, इस बात पर ध्यान ही नहीं। अभी की जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उसकी 2000 प्लस स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं 2000 से ज्यादा योजनाएं आसपास चला रही है सरकार, और इनमें से अधिकांश विफल हैं। अब तो 10 साल होने वाले हैं, अब तो कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई और टाइम चाहिए। 10 साल में आप उठा के देखो 99% जो स्कीम्स हैं वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल है। 10% 5% लक्ष्यों को हासिल कर पाई हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम डेटाबेस पे काम नहीं कर रहे हैं। अपने पास जाति वर्ग समूह जिसके लिए हम कोई स्कीम बनाते हैं, रिसोर्स अलोकेट करते हैं, उस कितना करना चाहिए इसका डाटा ही नहीं है। इसलिए नीति निर्माण के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, जातिगत जनगणना, यानी सटीक नीति निर्माण करना है हमको। सटीक नीति निर्माण करना है तो क्या चाहिए, जातिगत जनगणना। अगर ये जानना है कि क्या किसी जाति को विशेषाधिकार मिला हुआ है, ये जानना है कि अगर मान लो, ये तो एक तथ्य है ना कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके चांसलर एक विशेष जाति से ही क्यों हैं, जितने भी न्यूज रूम्स हैं नोएडा में उनके जो एंकर्स हैं, मेन एंकर्स, वो किसी पर्टिकुलर जाति से क्यों हैं। तो विशेषाधिकार जातियों को उजागर करना भी तो जरूरी है, जानना भी तो जरूरी है। यूपी में जितने सीएम बने उनकी जातियां क्या थी, तो क्या कुछ विशेष जातियां हैं जिस पर्टिकुलर जाति के सीएम बनते रहते हैं, प्रधानमंत्री बनने रहते हैं, और बाकी जातियों के बन ही नहीं रहे, तो लोग वो भी ना, लोकतंत्र का तो हिस्सा वो भी है। अब ये दावा मत करना कि उनमें मेरिट नहीं है। मेरिट की कहानी में समझा चुका हूं कि कितनी मेरिट है, पहली ही स्लाइड में मैंने ये समझाया था। निर्योग्यता किसने थोपी,
तो वो जो निरयोग्यताएं थोपी गई हैं, जो ऑक्यूपेशन पर प्रतिबंध लगाया गया, उसका रिजल्ट है ये निरयोग्यता। जो आप बोलते हो कि जो लोग बोलते हैं कि मेरिट नहीं है SC ST में, OBCs में, तो वो मेरिट वाला दावा कितना सही है, आप पहली स्लाइड से ही समझा दिया था मैंने, बहुत ज्यादा बहस करने की उस पर जरूरत है नहीं। अब जाति जो है भारत में हर जगह, शिक्षा में देखो, एक पर्टिकुलर जाति के लोग आपको ज्यादा ग्रेजुएट मिलेंगे, एक पर्टिकुलर जाति के लोग 12वीं भी पास नहीं कर पा रहे, 12वीं भी पास कर रहे हैं तो लोकल रामदयाल कॉलेज से कर रहे हैं। रामदयाल कॉलेज का हिसाब तुम्हें पता है, 12वीं कर लेते हैं, 12th की स्पेलिंग नहीं पता होता। तो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में देखना, आप CEO ऑब्जर्व किया करो, चीजों को नोटिस किया करो कि जो ज्यादातर कंपनीज के जो CEO हैं उनकी जातियां क्या हैं। जितने भी आप कंपनीज में CEOs देख रहे हैं, मैनेजमेंट बड़े पदों पर हैं, उनकी जातियां क्या हैं। आप जब तक नोटिस नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा हकीकत है क्या। तो उद्योग के जो उद्योगपति हैं, टाटा, बिड़ला, अंबानी, ये क्यों हैं इतने बड़े, क्या इनमें, इनके पीछे जाति का कोई हाथ है? तो आप पाओगे कि हाँ, जाति का हाथ है। भूमि स्वामित्व देखो आप देखोगे गांव में, ज्यादातर गांव में ऐसा ही है कि गांव में मान लो 100 लोग हैं और 3 ब्राह्मण हैं, बाकी 97 लोग और जातियों के हैं। उल्टा हो जाता है, 100 लोगों में 3 ब्राह्मण और 97 लोग अदर्स। जब भूमि स्वामित्व की बात आएगी तो 97% इनके पास होती है और 3% इनके पास होती है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ऐसा होता है, ज्यादातर गांव में ये स्थिति है। तो इसको अगर ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है असमान वितरण। कहाँ गया असमान वितरण? असमानताएं, हर क्षेत्र में जो असमानताएं, धन की, संसाधन की, शिक्षा की, इस असमान वितरण की समस्या को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ना कि किस जाति की कितनी संख्या है और उसके पास कितने संसाधन, कितनी सुविधाएं, कितने अवसर हैं। फिर उस हिसाब से हम पॉलिसी बनाएंगे। इसलिए भी जरूरी है, संवैधानिक अधिदेश है ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए 340 में बताया गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की भलाई जब करने का आदेश 340 में दिया गया है, तो भलाई करोगे कैसे? पता ही नहीं है तुम्हें कि उनकी एग्जैक्ट संख्या क्या है, तो क्या भलाई करोगे? यही भलाई होगी फिर। दूसरी बात कि कुछ मिथकों को भी तोड़ना है। मिथक कैसे हैं? बहुत सी जातियों को ऐसा लगता है कि वही प्रभुत्व, वही सबसे ज्यादा है, पर ऐसा नहीं है। उसके भ्रम को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? गिनती करनी पड़ेगी। तो उदाहरण समझो, कर्नाटक में लिंग, ऐसा दावा किया जाता था कि लिंगायत सबसे ज्यादा है, बट ऐसा था नहीं, ऐसा था नहीं। समावेशन और बहिष्करण की चुनौती, जो त्रुटि है, मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे हमने बात करी यहाँ कि CEO जो हैं, एंकर जो हैं न्यूज रूम में, और उद्योगपति जो हैं, यूनिवर्सिटी के जो चांसलर्स हैं, अब वो एक पर्टिकुलर जाति से आ गए। लेकिन जाति का मतलब ये नहीं है कि ओबीसी जाति का मतलब सारी जातियां हो गई। अगर मान के चलो कि हमने 10 ओबीसी समुदाय में हजारों जातियां हैं, मोर देन 3000 जातियां हैं, 3000 से ज्यादा जातियां ओबीसी में। तो अगर कोई आदमी ओबीसी का दावा करता है तो ये दावा नहीं कर सकता कि उस समुदाय की सारी जातियों को प्रतिनिधित्व मिल गया है, सारी जातियां सशक्त हो गई। ये आप इस डाटा से समझ सकते हो कि ओबीसी की केवल जो 10 जातियां हैं वो ओबीसी कोटा के 25% लाभ को उठा रही हैं, चाहे नौकरी में सही और चाहे शिक्षा के एडमिशन के मामले में सही। और 1000 जातियां ओबीसी ग्रुप में ऐसी हैं जिन्हें आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। एक, वो जानते ही नहीं कि IIT किस चिड़िया का नाम। उन्होंने फायदा ही नहीं उठाया कि नौकरी में ग्रुप डी या ग्रुप ए या ग्रुप बी में नौकरी आरक्षण के अंडर मिलती भी है, उन्हें ये पता तक नहीं। 1000 जातियां ऐसी। तो आप समझ सकते हैं कि जो समावेशन और बहिष्करण की त्रुटियां कितनी ज्यादा है। अगर इन्हें समाप्त करना है, खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा? गिनना पड़ेगा कि किस विशेष जाति की कितनी संख्या है और उसका कितना रिसोर्स है, उसके पास कितना प्रतिनिधित्व उसका सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, यूनिवर्सिटी के चांसलर्स में, न्यूज रूम्स के एंकर्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक समझा कि हमने जाति का महत्व बहुत ज्यादा है, यानी ऐसा है जैसे ये एक तरह का
बीमार आदमी को इलाज कराने जैसा है, किडनी चेंज करने जैसा है किसी किडनी फेलियर आदमी की। अगर किसी की किडनी फेल हो गई है तो, क्योंकि भारतीय समाज को अगर सशक्त बनाना है तो इसके लोगों को सशक्त बनाना पड़ेगा। लोग बटे हुए जातियों में, तो जातियों की जनगणना करके ही हम टारगेटेड पॉलिसीज बना पाएंगे। सटीक पॉलिसी बोलते हैं, सटीक नीति बना। ठीक है, महत्व तो समझ लिया, लेकिन क्या इतना आसान है करा लेना? बहुत सी चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन जितनी कोई चीज जरूरी है उतना ही उसके सामने चुनौतियां भी होती। जैसे आईएएस बनना बहुत से लोगों के लिए जरूरी होता है, लेकिन आईएएस बनना आसान तो है नहीं। 5-7 लोगों में 500 लोग सेलेक्ट करना मुश्किल तो है। ये भी चुनौती का सामना कर रहा है जातिगत जनगणना। तो सरकार के हिसाब से क्या क्या दिक्कतें हैं, क्यों नहीं कराना चाहती सरकार, विरोध क्यों करती है जातिगत जनगणना का, केंद्र सरकार खासकर? तो भारत सरकार विरोध का आधार बताती है कि भाई हम इन आधारों में विरोध करते हैं, इसलिए नहीं कराना चाहते। तो आइए समझते हैं कि वो उसका आधार क्या है। सरकार के आधारों को समझना भी जरूरी है, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिहाज से भी, और सामान्य नागरिक के तौर पर एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी समझते हैं। एक पक्ष की बात नहीं करेंगे, अपना मामला है कि हम जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने पक्ष उसमें भागीदार हैं, सबकी राय जानना लोकतंत्र की पहली पहचान। आप लोकतांत्रिक हो कि नहीं हो, इसकी पहली शर्त है कि आप सभी पक्षों को सुनना चाहते हो कि नहीं। तो अगली बार जब लोकतांत्रिक होने का दावा करो, उससे पहले खुद को पूछना कि क्या तुम सभी संभावित भागीदार पक्षों को सुनने की क्षमता रखते हो। तो चलो देखते हैं। सरकार कहती है कि दोहरी सूची है, एक केंद्रीय सूची है जिसके हिसाब से ओबीसी जातियां हैं 2479, और कुछ विशिष्ट राज्य विशिष्ट सूचियां, यानी ओबीसी की एक स्टेट लिस्ट भी है, उसके हिसाब से 3150 जाति। अब दिक्कत यह है कि ये सेंट्रल लिस्ट है और ये स्टेट लिस्ट है। अब वो एक जाति मान लेते हैं ए, एक जाति मान लेते हैं बी, कंडीशन ले लेते हैं एक जाति मान लेते हैं सी। अगर ये इसमें है और इसमें नहीं, एक इसमें है और नहीं, एक इसमें नहीं है और एक इसमें है, और एक इसमें है और इसमें भी है, तीनों में। समझ में आ रहा है? साफ साफ बनाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। इस बात को समझते हैं, इसकी दिक्कत क्या है। पहली दिक्कत यह है कि यह है सेंट्रल लिस्ट। एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट। ठीक है, तीन जातियों के नाम लेते हैं, एक ए जाति है, एक बी जाति है, एक सी जाति। ठीक है, अब देखो जरा खेल होगा क्या, दिक्कत क्या है ये समझनी। सरकार के सामने क्या चुनौती। ये ए जो जाति है सेंट्रल लिस्ट में तो ओबीसी लिस्टेड है, ये सारी ओबीसी जातियां हैं। सारा खेल ओबीसी को ही लेकर है। क्यों? क्योंकि एससी एसटी का डाटा तो हर साल इकट्ठा किया जाता है। ये सारा खेल ओबीसी के संबंध में है, क्योंकि ओबीसी का डाटा नहीं है 1931 के बाद। एससी एसटी का हर साल लिया जाए, हर 10 साल पे लिया जाता है, हर जनगणना के साथ होता है। अब देखो ये यहां पे नहीं है, ये जो बी जाति है वो यहां नहीं है लेकिन यहां पे है, और जो सी है वो दोनों में है। एक डी जाति भी मान लेते ओबीसी की, जो न यहां है और न यहां है। 4 केस है। अब अगर सरकार जातिगत जनगणना कराती है, सेंट्रल लेवल पे ही होगी, स्टेट लेवल पे तो होगी नहीं। तो अब दिक्कत यह आएगी कि इस ए जाति को सेंट्रल लिस्ट में जातिगत जनगणना पे जब रिलीज किया जाए तो इसको ओबीसी माना जाए कि न माना जाए। अगर इसे ओबीसी मान लिया तो सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से तो है, लेकिन स्टेट लिस्ट में नहीं है। मतलब ए जाति का आदमी अगर स्टेट लिस्ट से अगर यूपी मान लें हम, ए जाति का आदमी है, सेंट्रल लिस्ट में तो ओबीसी है लेकिन स्टेट लिस्ट में नहीं है। तो अब यहां दिक्कत आएगी। अगर ये यूपी में रह रहा है ए जाति का आदमी, ठीक है, तो यूपी में उसे फायदा
नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां ओबीसी के तौर पे है ही नहीं, रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा। ऐसे ही उल्टा हो जाए, स्टेट लिस्ट में है तो अब इसे शामिल करे सरकार, केंद्र सरकार, कि नहीं करे क्योंकि उसकी लिस्ट में तो नहीं है। ऐसे ही इस केस में, ये दोनों में तो यहां कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस केस में डी ओबीसी जाति है लेकिन दोनों लिस्ट में नहीं है, तो ये शामिल होना चाहेगी। जब ये शामिल होना चाहेगी तो ये जाति विरोध करेगी। क्यों? जब मान लो एक केक है, उसके 4 पीस हैं, 4 खाने वाले हैं, और एक बाहर से आदमी आए, बोला मैं भी इसका हिस्सा बनूंगा, तो जो एग्जिस्टिंग 4 हैं वो विरोध करेंगे, नहीं करेंगे? तो नए आदमी को जोड़ा जाए, नई कास्ट को इसमें शामिल करा जाए कि न करा जाए, फिर दिक्कत आएगी। तो ये चुनौती का मामला है। दोहरी सूची समझी हमने, केंद्रीय सूची। कुछ राज्यों में तो सूची है ही नहीं ओबीसी की, तो उन राज्यों में कुछ जातियां हैं जो वैसे ही लगभग समान स्टेटस पर हैं, समान स्थिति है, तो उनको ओबीसी लिस्ट में शामिल करा जाए, नहीं करा जाए, सबकी रेस है। क्योंकि केक में भागीदार बनने का तो सब कोशिश करते हैं ना, तो सबकी मतलब जरूरत, सबको लगेगा हमको भी शामिल करा, ना करा है तो उसकी वोट नहीं मिलेंगे आपको, तो एक होड़ लग जाएगी। ठीक है, बात यही खत्म नहीं होती। कुछ राज्यों में सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग का भी एक अलग से लिस्ट बनाई जाती, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। अब मोस्ट बैकवर्ड क्लास को मोस्ट बैकवर्ड माना जाए कि ओबीसी माना जाए, फिर दिक्कत है। अगर ओबीसी मिले जाएंगे तो वही केक शेयरिंग वाला हिस्सा हो जाएगा कि केक में हम शामिल नहीं करेंगे, तुम्हें विरोध हो जाएगा। अगर तुम जबरदस्ती कर दोगे तो आना वोट लेने बिहार में। ये के आसान नहीं है, लग रहा है इतना आसान है कि होनी चाहिए, हमने मैथ तो बहुत पढ़े थे ना, अब समझ रहा कितना दिक्कत है। कोई राजनीतिक दल रिस्क नहीं ले सकता। अगर किसी जाति को तुम शामिल करोगे तो एग्जिस्टिंग का विरोध झेलना पड़ेगा, अगर निकालोगे तो उस खुद का विरोध झेलना पड़ेगा, और अगर किसी को नहीं शामिल करोगे तो विरोध झेलना पड़ेगा। तो तीनों ही केस में आगे कुआं पीछे खाई वाला केस है सरकार के सामने। कुछ जातियां हैं जिनका नाम अनुसूचित जनजाति में भी है, यानी एससी के तौर पर भी रिकॉग्नाइज होती हैं, और ओबीसी भी है। ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है। एक जाति है ए, एक जाति है बी, ये ओबीसी कैटेगरी और ये एससी कैटेगरी। ठीक है, अगर मान के चलो इस जाति का नाम इसमें भी है, इसमें भी है, इस जाति का नाम इसमें नहीं है, इसमें है, और इस जाति का नाम इसमें है, इसमें नहीं है, 3 केस है। ये जो जाति है ये एससी भी है और ओबीसी भी है। अब सरकार, केंद्र सरकार जाति का जनगणना कराए और इससे बोले कि भाई तुम अब एससी नहीं रहोगे, केवल ओबीसी रहोगे, तो ये जाति क्या बोलेगी? भाई इसका फायदा, यहां बड़ा केक है ना, यहां बड़ा केक है, यहां छोटा केक है, क्योंकि यहां एमएलए एमपी भी बनते हैं, यहां एमएलए एमपी का भी कोई मामला नहीं है। तो बड़े केक में से आप छोटे केक में ले जा रहे हैं मुझे, तो मैं क्या करूंगा? सरकार का विरोध करूंगा, राजनीतिक दल को वोट नहीं दूंगा, तो ये मामला उल्टा पड़ जाएगा, तो विरोध झेलना पड़ेगा। सरकार झेल नहीं सकती, रिस्क नहीं लेते, राजनीतिक दल रिस्क बहुत कम लेते हैं। राजनीतिक दल वहां रिस्क लेते हैं जहां वोट बढ़ने की संभावना है। जिस जिस काम से वोट कट सकते हैं वैसा काम राजनीतिक दल करने से बचता है। ये एक मुख्य समस्या है, क्योंकि जो सरकार है आखिर वो भी तो एक राजनीतिक दल की वजह से ही है। आखिर उसे चुनाव में उतरना है, तो चुनाव में जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि तुमको एससी से हटा के ओबीसी बना दिया है, तुम हमें वोट दे दो, देंगे? नहीं देंगे। रिस्क कौन ले? ये दिक्कत है। आगे चलते हैं। सारे बच्चों के माँ बाप नहीं होते, कुछ अनाथ होते, अनाश्रित बच्चे। अब जिस बच्चे के माँ बाप नहीं है उसे अपनी जाति का नहीं पता। जब जाति का नहीं पता तो वो जाति कैसे करेंगे? कौन किस जाति का नाम लिखेंगे? वो कोई तरीका है? धर्म परिवर्तन, ईसाई धर्म और इस्लाम में परिवर्तित जातियों को किस जाति में रखेंगे? एक आदमी ने जाति रख ली तो बताओ आप कैसे किस जाति में रखोगे उसे? धर्म परिवर्तन ही दिक्कत नहीं है, अगली दिक्कत है अंतरराज्यीय प्रवास। एक राज्य दिल्ली है, अगर यूपी का आदमी दिल्ली में आया, यहां कोई एक्स जाति है जो यहां एग्जिस्ट ही नहीं करती,
ये यहाँ आके काम कर रहा है, रह रहा है। अब ये बोले कि मुझे जाति में निवास करवाओ, मान लो इसकी जाति है ए, और ये दिल्ली जो राज्य है वो ए जाति को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, तो अब इसकी जाति का क्या होगा? ये अगली दिक्कत है। अंतर जातीय विवाह हो जाए तो बच्चे को किस जाति में रखेंगे? ये अगली दिक्कत है। अगर बाप की जाति में बच्चे की जाति को रखेंगे, यानी बच्चे की जाति को बाप की जाति से डिसाइड करेंगे, तो ये आप परंपरा के रूप में जा रहे हो। तो आर्टिकल 14 का क्या होगा? मम्मी कमजोर है क्या? मम्मी भी समान नागरिक है भाई, माँ भी समान नागरिक है, तो बच्चे की जाति माँ से डिसाइड करें कि पिताजी से? दिक्कत है। तो इस तरह की दिक्कतों का निपटारा कैसे होगा, ये एक समस्या है। नई जातियों के जन्म की संभावना है। नई जातियों के जन्म की कैसे संभावना है? कि लोग जो है कुल, गोत्र, उपजाति सबको जाति के तौर पर लिखवा सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? कोई अब भारद्वाज बोलता है, खुद को जाति के तौर पर भी बोल सकता है, जात भारद्वाज गोत्र है। कोई आदमी कनेक्शन से टूट गया, उसे पता ही नहीं भारद्वाज जाति है कि गोत्र है, वो जाति के तौर पर बता दिया, तो जातियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि गोत्र तो लाखों हैं, करोड़ों। हर अगला आदमी अपना गोत्र अलग बना सकता है। ये स्वतंत्रता रही भी है, अभी तो इतने हजारों गोत्र बंद चले गए। प्रशासनिक चुनौती भी है कि जो गणनाकार है, जो इनैम्यूरेटर आएगा, जो इनैम्यूरेटर आपके पास घर आएगा आपकी जनगणना करने, वो 6-7 दिन प्रशिक्षित किया जाता है। उसकी 6-7 महीने 6 साल की ट्रेनिंग नहीं होती है। तो आप उससे सत्यापनकर्ता की उम्मीद नहीं कर सकते कि आपने कोई दावा किया, इनैम्यूरेटर है, अब वो कैसे सत्यापित करेगा कि आपने जो जाति क्लेम करी है वो आपकी जाति है भी या नहीं? क्यों? क्योंकि उसकी तो प्रशिक्षण ही 6-7 दिन का है। जनगणना की जो तैयारी है वो जिस साल जनगणना होनी होती है उससे 3-4 साल पहले हो जाती है। मतलब प्रश्नावली तैयार करनी होती है या क्षेत्र परीक्षण करना होता है। जैसे 2021 में जनगणना होनी थी, मान के चलते हैं, शेड्यूल तो रही होगी ना 2015-16 में, तो ये आइडिया होगा। तो इसकी जो तैयारी यानी प्रश्नावली और क्षेत्र परीक्षण है वो 2017-18 में फिनिश हो चुका था। अब 17-18 में ऑलरेडी प्रश्नावली बन चुकी है, और जाति संबंधी प्रश्नों को शामिल करने के लिए पूरी प्रश्नावली दोबारा बनाना संभव नहीं। तो सरकार ये भी एक दिक्कत बोलती है कि जातिगत जनगणना को कराने के लिए कोई संवैधानिक मैंडेट तो है नहीं, कोई बाध्यता तो है नहीं, तो क्यों ही कराएं? फिर नेहरू का भी उपयोग कर लेती है सरकार। नेहरू को ऐसा उपकरण बना दिया गया कि जब चाहो जिस तरह यूज कर लो, जब फायदे के लिए यूज करना है तो फायदे के लिए भी, बाकी वरना नेहरू ने तो बहुत बुरा किया ही है कुछ लोगों के हिसाब से। देश में से चीन जो पीओके है वो नेहरू की वजह से है, चीन का जो आधिपत्य है वो नेहरू की वजह से है, हम विकासशील ही बने रहे अभी तक, उसमें भी नेहरू का ही योगदान मानते लोग। खैर वो अलग कहानी, उसमें नहीं पढ़ते हैं। तो सरकार यहाँ से नेहरू का सपोर्ट ले रही है अपने बचाव में, बोल रही है कि नेहरू जी ने 1951 में जातिगत जनगणना करवाई ही नहीं, वो तभी से बंद कर दी, नेहरू जी ने बंद कर दी। जो काम नेहरू जी ने नहीं किया वो हम क्यों करें? तो नेहरू जी का जहां सही लगता है वहां नेहरू जी का उपयोग भी होता है, और ये सरकार करती भी है। ठीक है भाई, यहां हुए सरकार के जितने भी दावे थे, मतलब सरकार के जितने भी तर्क थे, सरकार ने जितने भी आर्गुमेंट दिए सुप्रीम कोर्ट में कि हम इसलिए जनगणना नहीं करा सकते, तो यहाँ हमारे ये जितने भी तर्क हैं सरकार के हमने समझ लिए। अब समझते हैं जो आजकल खबरों में बात रहती है, वो है बिहार की जातिगत जनगणना। ये छोटी सी खबर, इसके पीछे के पूरे रहस्य को, इतिहास को समझने के लिए हमको लेक्चर बनाना पड़ा, और आपने पूरा लेक्चर बड़े ध्यान से सुना, समझा, आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अब देखते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बिहार में आबादी कितनी है? 63%। अब नीतिगत पॉलिसी जो बनेंगी वो पॉलिसी इसी जनसंख्या के आधार पर दावा है कि बिहार सरकार बनाएगी। कितना पालन होता है? दारू प्रतिबंध करी थी बिहार में, परिणाम आप सबके सामने है, कितना प्रतिबंधित हुआ है कितना नहीं हुआ है, आपको आपसे घर क्या ही छुपा होगा। एक नया हम प्रयोग कर रहे हैं कि अब आने वाली वीडियोस में हम एक मेंस का या प्रीलिम्स का जो भी संभव हुआ करेगा, 1-2 प्रश्न आपके अभ्यास के लिए साथ में लाया करेंगे। आज का इसमें थोड़ी सी त्रुटि है,
और ये स्पेस नहीं दिया गया है, इसके लिए माफी। प्रश्न है मेंस के, भारत में जातीय जनगणना के महत्व को रेखांकित करते हुए इसके संचालन में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। ये सवाल है, प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से दे पाओगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं मैं इस टॉपिक को आपको यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू, अब आप हर जगह पर तीनों में से किसी भी स्टेज पर इस टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्नों का सहजतापूर्वक उत्तर दे पाओगे। अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षार्थी नहीं हो, मेरे बहुमूल्य सामान्य दर्शक, आम नागरिक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तर्क शक्ति, जाति के बारे में आपकी जो जातिगत परिभाषा के बारे में आपकी राय है, जातिगत जनगणना को लेकर आपका जो राय बनी होगी, अब तक रही होगी, कुछ आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ होगा। अब आप किसी भी सार्वजनिक बहस में अच्छी तरह से अपने तर्कों को रख पाओगे, अपनी बात समझा पाओगे और दूसरे लोगों को कन्विंस भी कर सकते। इसी के साथ हमको विदाई दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, मैं राजकुमार।